सबसे पहले तो भाई इंडिया की जीत की सबको बहुत बहुत बधाई हो। अपना इंडिया जीत गया भाई T20 वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। लेट्स गो भाई। और इटली और स्विट्जरलैंड का मैच मैं इसी चक्कर में देख नहीं पाया उतना अच्छे से, क्योंकि दो दो मैच एक साथ देख रहा था। टीवी पे चल रहा था इंडिया का मैच और फ़ोन में चल रहा था इटली का मैच। तो मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा इटली का मैच। अच्छे से पता है थोड़ा बहुत मोटा मोटा, तो बस बीच की डिटेल्स नहीं पता। बाकी आप लोग समझदार हो भाई, क्योंकि अगर दो दो मैच एक साथ देख रहे हो तो कैसे कोऑर्डिनेशन उतना अच्छे से हो नहीं पाता। तो भाई इटली के मैच की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जिन्होंने मेरी स्टोरी पे प्रिडिक्शन दी थी अपनी अपनी कि इटली जीतेगी भाई उन सबकी प्रिडिक्शन बहुत बुरी तरीके से गलत हो चुकी है। और जिन्होंने कहा था स्विट्जरलैंड जीतेगी, भाई एलीट बॉल नॉलेज, मज़ा आ गया भाई तुम्हारी प्रिडिक्शन देखकर। और मैं इंस्टाग्राम का लिंक भाई डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जाके फॉलो कर लेना। अब बात करते हैं मैच के बारे में। तो भाई इटली से इतने गंदे परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। रेनिंग यूरोपियन चैम्पियंस हैं और नॉकआउट हो चुके हैं स्विट्जरलैंड से 2-0 की स्कोर लाइन से। और बिल्कुल शिट गेम प्ले, बहुत ही बेकार खेली इटली। और लग नहीं रहा था बिल्कुल भी कि कहीं से कोई गेम प्लान है गेम को अप्रोच करने का, कुछ करने की कोशिश कर रही है इटली। पूरा का पूरा स्विट्जरलैंड ने कर रखा था। और तारीफ बनती है यहाँ पे जाका की, जाका चाका जो भी है वो, ग्रानिट जाका, वो बायर लेवरक्यूसन का प्लेयर। और बढ़िया खेला है लेवरक्यूसन में भी और स्विट्जरलैंड वाले मैच में भी कल दिखाया। बढ़िया मिडफील्ड को डिक्टेट करा, बढ़िया गेम चलाई, साफ गेम प्ले, आराम से पासिंग वासिंग करके अपना डिफेंस लाइन तोड़ना इटली की आराम से। और इटली की डिफेंस लाइन इतने आराम से टूट रही थी जैसे कि स्विट्जरलैंड के लिए कोई बड़ा टास्क है ही नहीं है इटली की डिफेंस लाइन को तोड़ना। और इटली का खैर कुछ दिख भी नहीं रहा था गेम प्लान ना, डिफेंस में वो लोग कुछ अच्छे से कर पा रहे थे कि भाई कोऑर्डिनेशन अच्छे से दिख नहीं रहा है बंदों में, पीछे से बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलतियाँ हो जा रही हैं, बॉल लूज़ कर दे रहे हैं। और स्विट्जरलैंड वैसे और ज़्यादा बड़ी स्कोर लाइन से जीत सकती थी, क्योंकि स्टार्टिंग में एक चांस मिला था एम्बोलो को जो ऑफ साइड नहीं था बिल्कुल भी, 1-on-1 था डोनारुमा के सामने और डोनारुमा ने सेव कर ली वहाँ पे। बट मैं डोनारुमा से ज़्यादा मतलब उसको क्रिटिसाइज़ करूँगा एम्बोलो को कि बहुत बेकार अटैम्प्ट था भाई वो डोनारुमा ने अच्छी सेव करी बट वो वाला अटैम्प्ट और अच्छा हो सकता था। और वहाँ पे 3-0 मतलब वहाँ पे 1-0 हो जाती है, उसके बाद टोटल स्कोर लाइन 3-0 की हो सकती थी स्विट्जरलैंड की। और इस टाइप का डोमिनेट करा है कल स्विट्जरलैंड ने इटली को। बस किए सा थोड़ा बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा था कि ड्रिबल कर रहा है अकेला ही बंदों को और टेक ऑन कर रहा है डिफेंडर्स पे अकेला ही, और कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बॉक्स में क्रॉसेस डाल रहा है और शॉट ले रहा है अकेला ही काट बाट के जैसे जैसे कुछ भी करके। तो वैसे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे होंगे इटली के बंदे और इटालियन फैंस कैलाफियोरी को, क्योंकि 2 येलो कार्ड थे पिछले मैचेस में जिसकी वजह से इस वाले मैच में सस्पेंड रहना पड़ा। और डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई होगी कैलाफियोरी की इटली को, और वो दिखा भी हमें कल के मैच में। और अगर मैं पहले गोल की बात करूं स्विट्जरलैंड के, तो जब वार्गस के पास बॉल आई उस पर 2 बंदों ने टेक ऑन करा और दोनों बंदे एक दूसरे को बोल रहे हैं कि पीछे वाले मैन पे चेक करो यूँ करके। तो इससे पता लग रहा है कि कोऑर्डिनेशन की कितनी ज़्यादा कमी थी इटली की टीम में कल। और फ्रीवलर विंग से भाग के बॉक्स में आके रन बना गया और उसने आके गोल भी मार दिया, कोई उसको चेक ही नहीं कर रहा, किसी को पता ही नहीं कि वो आके रन बना के गोल मार के चला गया। डोनारुमा के मुंह के सामने आके फिनिश करके गया है वो गोल। वहाँ पे 1-0 की स्कोर लाइन हो गई स्विट्जरलैंड की और 10 मिनट तक थोड़ा ऐसे चलता रहा गेम, एक दूसरे को थोड़ा सा तंग करते रहे दोनों टीम्स मिलके। थोड़ी सी जागी थी शायद इटली गोल खाने के बाद, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी थी, बट स्विट्जरलैंड अपनी डटी रही, गोल नहीं खाया और अपना कंपोज्ड गेम प्ले उन्होंने बरकरार रखा थ्रू आउट द मैच और थ्रू आउट द हाफ। सेकेंड हाफ शुरू हुआ, सेकेंड हाफ शुरू होते ही वारगास ने पटाखा मार दिया फार पोस्ट में टॉप कॉर्नर पर, और वहीं पे मर गई थी इटली। उसके बाद इटली का कुछ बचा नहीं था ऐसा कि इटली कुछ कर रही है, मैच में ख़त्म हो गया था इटली का वहीं पे। बस ये है कि सब्स्टिट्यूशंस कर दिए स्पलेटी ने, और स्पलेटी का तो मुझे समझ भी नहीं आता भाई कि हर मैच में अलग अलग प्लेइंग 11 क्यों होती है उसकी। मतलब प्लेइंग 11 ठीक है, आप 1-2 चेंजेस कर रहे हो, आप विंगर्स आपने चेंज कर रहे हो, आपने एक आधा मिडफील्डर चेंज कर दिया, आपने विंग बैक्स चेंज कर दिए, क्योंकि सेंटर बैक भी मुश्किल से ही चेंज होते हैं बहुत ज़्यादा। वो बंदा कम से कम 3 या 4 प्लेयर हर मैच में चेंज करके खेलता है और उसकी प्लेइंग 11 हमेशा डिफरेंट ही होती है। तो प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन तो इसी वजह से ही ख़राब होगा ही ना। अगर आपकी प्लेइंग 11 ही फिट नहीं है तो उसकी वजह से प्लेयर्स का कोऑर्डिनेशन ख़राब होगा ही ऑब्वियसली। और कल के मैच में हमने देखा कि स्विट्जरलैंड ने कितने आसानी से हरा दिया, डोमिनेट करके हराया इटली को। और उम्मीद नहीं थी भाई, मुझे ये उम्मीद थी कि टाइट मैच होने वाला है बहुत ज़्यादा और दोनों टीमें काफ़ी बढ़िया खेलेंगी, क्योंकि इटली के पास बंदे हैं। मुझे ये था कि इटली
जैसे तैसे करके जीत जाएगी ये वाला मैच। आसान मैच नहीं होगा, लेकिन जैसे तैसे करके ये वाला मैच इटली जीत जाएगी, क्योंकि बंदे हैं भाई, केसा, रेस्पाडोरी, पेलेग्रीनी और पॉलिटानो है, बरेला है, बस्टोनी है और जकैग्नी है, और अपना पीछे कैलाफियोरी तो चलो कल सस्पेंडेड था, बट डार्मियन वगैरह, ये बढ़िया डिफेंडर्स हैं, बढ़िया प्लेयर्स हैं, बढ़िया स्क्वाड है, एल शरावी वगैरह। तो ये स्क्वाड इनफ होनी चाहिए स्विट्जरलैंड को हराने के लिए। बट स्विट्जरलैंड के पास अच्छे एक प्रॉपर गेम प्लान था, अच्छे से होमवर्क कर रखा था भाई उन्होंने कि कैसे राउंड ऑफ 16 से क्वालिफाई करके क्वार्टर फाइनल में जाना है, और वो उन्होंने करा भाई, अच्छे से करा। तो बढ़िया खेली स्विट्जरलैंड, और जितना स्विट्जरलैंड अच्छा खेली है उतना बेकार ही इटली खेली है। तो ये था भाई इस वाले मैच के बारे में। और अब बात करते हैं दूसरे मैच के बारे में, जर्मनी वर्सेस डेनमार्क। और इस वाले मैच में तो खैर कहीं ना कहीं पता ही था कि क्या रिजल्ट होने वाला है, बट डेनमार्क ने भी काफ़ी बढ़िया फाइट दी जर्मनी को। और भाई पहली बात तो स्टेडियम का माहौल, भाई साहब क्या ही खतरनाक माहौल, लोग इतने पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं भाई डेनमार्क के प्लेयर्स के ऊपर। पूरा पूरा स्टेडियम जीयर कर रहा था उनको, जीयर कर रहा था डेनमार्क को। और मतलब मेरे को याद है जब किमिच के पास एक बार फर्स्ट हाफ में एक थोड़ा सा रूम मिला था शॉट मारने का उसको, किमिच को, मतलब जब वो उसके पास बॉल आई पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा शूट। तो ये इस टाइप का एटमॉस्फेयर था कल स्टेडियम में। और डॉर्टमंड का स्टेडियम होता ही है हमेशा ऐसा, और डॉर्टमंड स्टेडियम में मैच था तो ये देखना तो खैर बनता ही था, और एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही माहौल रहेगा स्टेडियम में। तो भाई स्टेडियम का माहौल देख के तो मज़ा आ ही गया। तो स्टार्टिंग के 20 मिनट तो बहुत ही ज़्यादा टफ थे डेनमार्क के लिए, क्योंकि जर्मनी बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी उनको। भाई एयर में वो लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि स्क्लॉटरबैक ने एक हेडर मार दिया था स्टार्टिंग के 5 या 6 मिनट में ही, और कॉर्नर था वो, क्रूज ने कॉर्नर लिया था, लेकिन वो गोल डिसअलाउ हो गया था। उसके बाद मतलब 20 मिनट तक बहुत सारे हेडर लगे हैं, शेमाइकल ने बहुत सारे हेडर सेव करे हैं भाई। हैवर्ट्स का हो गया, एंड्रिच का हो गया, स्क्लॉटरबैक ने एक और मारा था फार पोस्ट की साइड, वो भी सेव किया था, और एक किमिच का जो शॉट था जिसमें मैंने अभी बताया वो वाला शॉट भी सेव किया था। तो स्टार्टिंग के 20 मिनट में ही इतने तगड़े तगड़े अटैम्प्ट अगर कीपर सेव कर रहा है तो इससे पता लगता है कि डोमिनेशन कितनी ज़्यादा थी जर्मनी की मैच में। 20 मिनट के बाद एक अटैक बना डेनमार्क का, एक अटैक तो नहीं, मतलब 20 मिनट के बाद उन्होंने कुछ करने की कोशिश करनी शुरू करी मैच में कि हम भी हैं भाई मैच में, और अटैक बनाने शुरू करे। और एक चांस बना था वहाँ पे रैस्मस हॉलैंड के लिए, और नॉयर को वहाँ पे एक ही मौका मिला सेव करने का और उसने सेव कर ली। तो नॉयर तो खैर भाई बढ़िया कीपर है ही, डिस्पाइट ऑफ हिज एज 36 या 37 का है वो, और तब भी टॉप लेवल की कीपिंग कर रहा है वो यूरो कप में, तो तारीफ़ करनी बनती है नॉयर की। और बढ़िया सेव थी वहाँ पे, 1v1 बहुत बढ़िया सेव करी नॉयर ने वहाँ पे। और सिर्फ एक सेव नहीं करी भाई, उसने 3-4 सेव्स करी हैं, बट कंपेयर टू शेमाइकल उसने सेव्स कम करी है, क्योंकि ऑर्गेनाइज डिफेंस था जर्मनी का यहाँ पे भाई। स्क्लॉटरबैक, रूडिगर, राउम और किमिच, चारों बंदे एकदम बढ़िया ऑर्गेनाइज तरीके से डिफेंस में थे, और ज़्यादा मौका दिया ही नहीं डेनमार्क को कुछ करने का। और भाई बीच में मैच भी रुक गया था फर्स्ट हाफ में, 35 मिनट्स के आसपास, 10 मिनट के लिए मैच रुका था, 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे भाई, और किसी प्लेयर के ऊपर मतलब कुछ हो ना जाए, ऐसे अनहोनी ना हो जाए, इसलिए सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए वहाँ पे मैच को रोका गया, सस्पेंड किया गया मैच को 10 मिनट के लिए। उसके बाद मैच को फिर से शुरू करा। फर्स्ट हाफ में तो 0-0 पर ही ख़त्म हो गया, बट सेकेंड हाफ जब शुरू हुआ तो तब भी कह रहे ऐसा नहीं है कि जर्मनी बहुत ज़्यादा ही डोमिनेट कर रही थी डेनमार्क को। उस मैच से तो अच्छा ही था ये जो इटली और स्विट्जरलैंड का मैच में हमने देखा, उस मैच से तो काफ़ी बेटर फाइट दी है डेनमार्क ने, और गोल स्कोर भी कर दिया था डेनमार्क ने, जो एक पैर के पंजे जितना इतने उससे ऑफ साइड हो गया था वो, इतने मार्जिन से। तो और उसके जस्ट बाद ही जिस प्लेयर ने गोल मारा था, एंडरसन नंबर 2 और डेनमार्क का डिफेंडर, उसी ने एक पेनल्टी कंसीड कर दी, डी में हैंडबॉल हो गया था, जिसकी वजह से काई हैवर्ट्स ने पेनल्टी स्कोर करी जर्मनी के लिए और स्कोर को 1-0 कर दिया। और डेनमार्क के लिए भाई वहाँ पे थोड़ा सा हार्ट ब्रेक हुआ होगा, बट डेनमार्क तब भी लगी रही, कुछ ना कुछ करने की ट्राई कर रही थी। बट उसके बाद वही है भाई कि तो थोड़ा सा एक हल्का सा ऑफ बैलेंस जो दिख रहा था जर्मनी की टीम में, क्योंकि क्या है बीच में अकेला क्रूज खेल रहा था और 4 बंदे पूरे आगे थे, गुंडोगान, मूसियाला, हैवर्ट्स और साने, ये चारों बंदे आगे थे और पीछे थे अपने चारों डिफेंडर। तो इनको जो जोड़ने का काम था वो क्रूज का था, बट क्रूज को एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल रहा था मिडफील्ड में। वो सपोर्ट कब मिला, जब एंड्रिच को हटाकर
एमरे चान आया मिडफील्ड में, उसके बाद क्रूस की लाइन पर एक बंदा हो गया और बहुत और ज़्यादा बैलेंस हो गई जर्मनी की टीम, जिसकी वजह से आराम से लाइंस ब्रेक कर रहे हैं वो लोग डेनमार्क की। और अगर डेनमार्क हाई लाइन खेल रही है तो ऊपर से बॉल निकाल दे रहे हैं भाई, अटैक बन रहे हैं जर्मनी के फुल। और डेनमार्क भाई जैसे तैसे बच गई, क्योंकि काफ़ी स्कोर लाइन हाई हो सकती थी यहाँ पे, 4-5-0 तो हो सकती थी, क्योंकि शमाइकल ने बहुत बढ़िया सेव्स करें और डिफेंडर्स ने भी, उनके वेस्टरगार्ड वगैरह ने भी काफ़ी कहीं ना किसी हद तक तो रोक के रखा ही था भाई मूसियाला और साने को, क्योंकि मूसियाला को रोकना बहुत मुश्किल है 1v1 में, उसके पैर ही थकते एक तो वो कुछ ना कुछ करते करते आपको काट ही जाएगा, इतना टैलेंटेड प्लेयर है मूसियाला। और अभी तक यूरोस में सबसे बढ़िया शायद मूसियाला ही खेल रहा है, बाकी अभी और भी प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं, बट मेरे लिए टॉप पर अभी जमाल मूसियाला है, और यंग भी है तो भाई बढ़िया खेल रहा है। उसके बाद जब फ्लोरियन वर्ड्स अंदर आया, उसके पास भी एक चांस था, वो भी सेव हो गया था, बट वो खैर एक तो उसने गोल स्कोर भी कर दिया था, बट वो ऑफ साइड था। और जर्मनी का भाई गेम बहुत बढ़िया, और फेवरेट्स है अभी तक जर्मनी इस यूरोस को जीतने की। बाकी मैं तो स्पेन को सपोर्ट कर रहा हूँ वैसे तो, और आज स्पेन का मैच है तो देखते हैं भाई स्पेन वाले मैच में क्या होने वाला है। और उसके बाद एक बढ़िया सी ऊपर से बॉल निकल गई थी, क्योंकि हाईलैंड तो खेल ही रही थी डेनमार्क, ऊपर से बॉल निकल गई, मूसियाला के पास वो बॉल आई, मूसियाला ने प्यारी फिनिश कर दी एकदम फार पोस्ट की साइड और 2-0 कर दिया स्कोर को। बस वहीं तक था जो था, बट ऐसा नहीं है कि डेनमार्क बिल्कुल ही मर गई थी भाई, कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी करने की। हॉलैंड के पास एक चांस आया था सेकंड हाफ में, नॉयर ने सेव कर लिया था वो वाला भी। और भाई नॉयर बंदा क्लच है, रूडीगर जैसा बंदा उसके साथ डिफेंस पे है, जो टैकल्स को भी ऐसे सेलिब्रेट करता है जैसे कि गोल स्कोर कर दिया हो। तो ऐसे पैशनेट बंदे हैं जर्मनी में, तो भाई जर्मनी बहुत बैलेंस टीम है अभी, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन टीम है, बहुत ज़्यादा बैलेंस टीम है, और बिल्कुल फेवरेट्स हैं इस बार यूरो कप जीतने के। तो देखते हैं क्या होने वाला है। और आज है भाई स्पेन का मैच, स्पेन वर्सेस जॉर्जिया। अगर स्पेन यहाँ से जीतती है तो क्वार्टर फाइनल में जर्मनी वर्सेस स्पेन का मैच होने वाला है जो कि एक बहुत ही तगड़ा मैच होगा। और आप लोग बताना भाई प्रिडिक्शंस अपनी आज के मैच को लेकर, स्पेन वर्सेस जॉर्जिया, क्वारात्स्केलिया वर्सेस लामीन यमाल और भी बहुत सारे लोग। तो देखते हैं आज के मैच में क्या होता है। प्रिडिक्शन अपनी अब कमेंट सेक्शन में दे देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना भाई, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और जय हिंद, जय भारत।